नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कुछ साल पहले आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज वो 1 करोड़ से भी ज्यादा का बन चुका होता। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, 1 लाख से 1 करोड़ भी बनाया जा सकता है। पर सबसे पहले तो आपके माइंड में यह ख्याल आएगा कि यह बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पर थोड़ी देर जब आप आराम से सोचेंगे फिर आपके दिमाग में कुछ शॉर्टकट्स आने शुरू हो जाएंगे कि हां, यह हो सकता है, 1 लाख से 1 करोड़ बन सकता है। जिसने कमाया होगा उसने कुछ गलत तरीके से कमाया होगा, उसने जुआ खेला होगा, गैम्बलिंग में पैसा लगाया होगा तो तुक्के से उसका पैसा बन गया होगा, या फिर कोई उसकी लॉटरी निकली होगी। लॉटरी नहीं, कोई गैम्बलिंग नहीं तो फिर कुछ ऐसी अमीर बनने वाली स्कीम्स चलती हैं मार्केट में, जैसे कि पर्ल ग्रुप स्कीम्स, स्पीक एशिया स्कीम्स, जो कि मैं आपको यहां पे बता दूं वो पहले तो स्कीम्स होती हैं, बाद में वो स्कैम्स हो जाती हैं। ठीक है। या फिर मार्केट में कुछ ऐसी भी स्कीम्स चलती हैं जिसमें बोला जाता है कि 15 दिन में पैसा डबल, महीने में पैसा 4 गुना। कहने का मतलब अगर किसी ने 1 लाख से 1 करोड़ बनाया है तो उसने इन्हीं तरीकों से बनाया होगा। ये आपके दिमाग में सारे ख्यालात आ रहे होंगे, पर मैं आपको यह बात बोल दूं, ये सारे ख्यालात गलत हैं। और मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं है। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि अगर 1 लाख से 1 करोड़ बनता होगा तो वो इन्हीं तरीकों से बनता होगा। पर अब एक गुड न्यूज सुनो, आज पैसा कमाना और पैसा बढ़ाना इतना आसान हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। पर शर्त सिर्फ एक है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। यह फाइनेंशियल एजुकेशन आज के दौर में किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जा रहा। इसी वजह से ये फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से ही आपके दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि इतना पैसा तो सीधे रास्तों से बनता नहीं है, अगर बना होगा तो वो गलत तरीकों से ही बना होगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, एक गुड न्यूज है, हम आपके लिए एक मेगा कोर्स लेकर आए हैं। ये मेगा कोर्स फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ही होगा। बिल्कुल जीरो से शुरू करा जाएगा और आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा इस कोर्स के थ्रू। यह कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि मार्केट के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार करा गया है। यह बिल्कुल ही वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। यह कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा कि जिसमें आपको बड़ी जल्दी जल्दी से सिखा दिया जाएगा। यह एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा जो कि टाइम लेगा, बट एक गारंटी देगा कि इस कोर्स को करने के बाद आप पैसा बनेगा, आप पैसा बनाओगे। ये जो सामने स्क्रीन पर बंदा आप देख रहे हो जिसने 1 लाख से 1 करोड़ कमाया है, आप इसकी जगह लोगे। सिर्फ ये कोर्स आपसे क्या मांगता है? डेडिकेशन। सिर्फ हमारे चैनल से आप बने रहिए, बेफिक्र रहिए, ये पैसा आपका भी बना के देगा। चलिए अब आगे चलते हैं और इस कोर्स की आउटलाइन समझते हैं कि अपन इस कोर्स में आगे क्या क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, फिर बॉन्ड्स आएंगे, गोल्ड एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में करेंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वेल्थ क्रिएशन का माइंडसेट क्या होता है, इनकम टैक्स के बेसिक्स सबसे जरूरी है, जो टैक्स सेविंग की इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां अपन कर सकते हैं, एटीसी एटीडी में, वो सब कुछ पढ़ेंगे। जीएसटी एंड बिजनेस टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बहुत सारी इंश्योरेंसेस चलती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, वो सारा पढ़ेंगे। देन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, ये क्या है, इसको डिटेल में स्टडी करा जाएगा। फिर उसके बाद रिटायरमेंट कॉर्पस प्लानिंग क्या है, ये चीजें इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं।
बट ये क्रैश कोर्स नहीं है कि ये ऊपर ऊपर से सिर्फ आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से शुरू करा जाएगा और आपको एंड तक लेके जाया जाएगा। हम स्टार्टिंग करेंगे स्टॉक मार्केट से, ये हमारा पहला होगा। इसमें तकरीबन 50-60 घंटे लगाकर आपको स्टॉक मार्केट जीरो से एक 10 साल के बच्चे तक को ये समझ आ जाएगा इसके बाद कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। 50-60 घंटे के लेक्चर्स होंगे इसमें, जिसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मैं अब बात करूंगा, ठीक है। हमें यकीन है अगर एक बार आपने हमसे स्टॉक मार्केट सीख लिया, जो कि इस कोर्स का पहला टॉपिक होगा, तो आपको स्टॉक मार्केट के पीछे जो साइंस काम करती है वो समझ आ जाएगी। जब एक बार आपको साइंस समझ आ गई इसके पीछे काम करने वाली, तो भाई साहब स्टॉक मार्केट के थ्रू जो पैसा कमाया जाता है वो मशीन आपके घर में लगेगी। ये मैं गारंटी देता हूं, वो मशीन आपके घर में लगेगी और आप ये यकीन से बोलोगे कि स्टॉक मार्केट ही ऐसी मशीन है जो कि पैसा बनाती है। आगे मैं आपको कुछ स्टॉक मार्केट के सिकंदरों से अब मिलाऊंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट को शिखर पे आके भी इनको टच करा है। ये वो लोग होंगे, इन्होंने स्टॉक मार्केट के पीछे जो साइंस काम कर रही है, इन्होंने वो साइंस को समझा है। और एक बार जब समझ लिया, तब ये इन्होंने हजारों से शुरू करके अरबों रुपए तक कमाया है। पर ये फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आपको साइंस समझनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट की आपको साइंस समझनी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले अपन मिलते हैं राकेश झुनझुनवाला, मुंबई से। इनको बिग बुल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी शुरुआत 5,000 से करी थी और आज इनका पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ से भी ऊपर है। कोई तुक्का नहीं है, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई जुआ नहीं इन्होंने खेला। इन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन की मदद से स्टॉक मार्केट के पीछे काम करने वाली साइंस को समझा है। इनका एक बड़ा ही फेमस कोट है, मार्केट इज माई वाइफ, आई लव हर बट आई कैन नेवर फुली अंडरस्टैंड हर। ये इनका एक फेमस कोट है। आज इनका पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ से ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की बदौलत। आगे मिलते हैं वॉरेन बफेट, यूएसए से। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 11 साल की उम्र में सबसे पहला स्टॉक अपना सिटीज सर्विसेज का खरीदा। भाई साहब, ये वो शख्स हैं 14 साल की उम्र में, जबकि हमारे बच्चे तो यहां पढ़ रहे होते हैं, इन्होंने अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था 14 साल की उम्र में। आज अरबों खरबों के ये मालिक हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की बदौलत। चलिए, अब आगे एक और शख्स हैं विजय केडिया, कोलकाता से। ये स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं इंडिया में। इनका सिर्फ एक ही फंडा है, ये बोलते हैं कि सिर्फ आपको मार्केट में 2-3 अच्छे डिसीजन लेने हैं, बाकी टाइम आपको वेट करना है। बाकी जो वो पैसों का पेड़ है ना, वो लगा दिया आपने, जो 2-3 अच्छे डिसीजन लेकर, बाकी टाइम आप वेट करिए, फिर देखिए मार्केट का कमाल। ये हमेशा से कहते हैं आप सही कंपनी में इन्वेस्ट करो, उसके साथ लंबे जुड़े रहो, पैसा अपने आप बनता रहेगा, पैसा अपने आप बढ़ेगा। ये इनका फेमस स्टॉक है अतुल ऑटो। वो स्टॉक ने इनको 100 गुना तक पैसा बना के दिया। ये दोस्तों, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यही मार्केट के सिकंदर हैं, ऐसे बहुत सारे सिकंदर हैं मार्केट के जिन्होंने स्टॉक मार्केट के पीछे काम करने वाली साइंस को समझा और आज अरबों खरबों कमाया। अब सबको यहां पे इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने अब इस कोर्स के थ्रू हमने ये संकल्प लिया है कि अपने व्यूअर्स को स्टॉक मार्केट के पीछे काम करने वाले विज्ञान का ज्ञान देना है। एक बार आपको वो ज्ञान मिल गया, एक बार आपने वो साइंस समझ ली, तो उसके बाद पैसा ही पैसा होने वाला है। पैसों का पेड़ जो कि बोला जाता है कि कहीं लग नहीं सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बार आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान हो गया, एक बार आपने स्टॉक मार्केट के पीछे चलने वाली साइंस को समझ लिया, तो वो पैसों का पेड़
आप अपने घर में लगाओगे। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब कोर्स में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बिगनर्स के लिए ट्रैप्स डिस्कस करेंगे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं जो कि बिगनर्स के लिए हैं। बिगनर्स को उनमें ऐसा फंसाया जाता है, बाद में वो 3-4 साल तक निकल नहीं पाते। जो उनके पास 2-3 लाख की पूंजी होती है वो फंसा के बैठ जाते हैं। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, बिगनर्स का नशा टिप्स का फंसा और अपनी रिसर्च से बचा। सबसे जो कॉमन चीज मार्केट में चल रही है वो है जी टिप्स की। बिगनर्स को दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह से टिप्स आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आएंगे सुबह सुबह न्यूज़ चैनल वाले। आप जैसे ही न्यूज़ खोलोगे आपको बोला जाएगा कि भाई फलां फलां स्टॉक है, उसको तुरंत बाय करो, ये अभी 100% रिटर्न देने वाला है, अभी के अभी इसको बाय करो। इसका टारगेट भी वो बताएंगे आपको कि निकलना कब है। ये सुबह जब आप 8 बजे न्यूज़ खोलोगे आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स दिखेंगे। उसके बाद प्रिंट मीडिया, अखबारें खोलोगे उसमें भी कि रियलिटी, जैसे मैंने एग्जांपल बोर्ड पे लगाई है, रियलिटी स्टॉक में तगड़ा मौका। अब ये टिप्स हैं, मतलब जो लोग ये टिप्स दे रहे हैं भाई साहब वो खुद नहीं खरीद रहे। उनको पता है स्टॉक बढ़ेगा, पर वो चाहते हैं कि आप खरीदो। देखिए जाल कैसा है भाई, अगर किसी को खुद ही पता है कि स्टॉक बढ़ने वाला है तो वो खुद ही खरीद ले और प्रॉफिट कमा ले। वो आपको क्यों बता रहा है कि खरीदे? तो समझिए ये जाल, समझिए ये टिप्स का क्या है। मैं आगे आपको इसको डिकोड करेंगे कि ये ऐसा करते क्यों है। पहले तो हम देखेंगे कि आपको एज अ बिगिनर कहाँ कहाँ से टिप्स आ रही हैं। पहली आई, आपने सुबह न्यूज़ खोली, वहाँ पे आई, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो कि तुरंत बाय करो ये स्टॉक अभी के अभी बढ़ेगा, इसके टारगेट भी दिए जाएंगे। प्रिंट मीडिया आएगा, ये बोलेगा जी ये स्टॉक बढ़ने वाला है, ये भी कि अभी 100% रिटर्न देने वाला है, इसको तुरंत खरीदो। ठीक है, ये टिप्स है। उसके बाद ये स्क्रीन पे देखिए जी, ये भाई साहब टेलीग्राम व्हाट्सएप खोल के बैठे होंगे और देखो इनकी फैमिली कितनी खुश लग रही है कि हमें तो कुछ करना नहीं पड़ रहा, कोई रिसर्च नहीं, कोई माथा पच्ची नहीं, बैठे बिठाई आ रहे हैं जी कि ये फलाना स्टॉक खरीद लो, ये जाएगा। इनके मैसेजेस ऐसे ही होंगे, चाहे आपको भी ये मैसेजेस रोज आएंगे। देखना अभी आप जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आप इनरोल करेंगे, आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, आपको ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि भाई फलाना फलाना स्टॉक है, ये बढ़ने वाला है, इसको तुरंत खरीदो। ये टिप्स हैं दोस्तों। टिप्स देने वालों को सबसे, देखो इसमें एक चीज बड़ी डीप में समझने वाली है। टिप जो दे रहा है उसको पता है कि स्टॉक बढ़ने वाला है भाई, वो अब खुद नहीं खरीद रहा। वो क्या चाहता है कि आप लोग अमीर बनो, आप खरीदो, मैं क्यों खरीदूं, चाहे मुझे पता है स्टॉक बढ़ेगा पर मैं खरीदूंगा नहीं। झोल देखो कितना बड़ा है। अब आगे चलिए, ये देखो ये भाई साहब, ये जो 2 लोग हैं ये एक तरह से फाइनेंशियल एडवाइजर्स बने हुए हैं। ये आपको कॉल करेंगे कि भाई हम बड़े रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, हमने बहुत सारा रिसर्च कर रखा है, तो ये अभी स्टॉक है, ये बढ़ने वाला है, तो आप इसको तुरंत खरीदें। भाई आप इनको पूछो कि अगर बढ़ने ही वाला तो तू खुद ही खरीद ले, तू मुझे क्यों खरीदवा रहा है ना? बात तो ये है। तो अब देखते हैं ये काम करते कैसे हैं, ये लोग टिप्स दे क्यों रहे हैं, इनका मकसद क्या है टिप्स देने के पीछे। देखो, तुमने टिप लिया, उन्होंने गोवा का टिकट लिया, भाई साहब उनको फॉलो करोगे, वो प्रॉफिट में जाएंगे, तुम फंसोगे। वो अपने प्रॉफिट से गोवा की सैर करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। एक फेमस स्कीम जो चलती है वो है पंप एंड डंप स्कीम। पंप एंड डंप स्कीम में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, मैं ज़्यादा आपको डीप में लेके नहीं जाऊंगा। इस स्कीम में किसी भी शेयर प्राइस को नकली तरीके से बढ़ाया जाता है, मतलब पंप करा जाता है, फुलाया जाता है। कंपनी में हो कुछ नहीं रहा, कंपनी जैसे ही काम कर रही है वैसे ही कर रही है, कंपनी को कुछ नहीं पता इसके बारे में, बट उसको नकली तरीके से लोगों को प्रोजेक्ट करा जाएगा, उसके शेयर को बढ़ाया जाएगा। एंड डंप स्कीम, पहले पंपिंग होगी, फुला दिया, डंपिंग मतलब एकदम से नीचे गिरा दिया। आगे देखते हैं ये होता कैसे है। सबसे पहले क्या होगा, जो लोग होंगे, मतलब जो टिप्स देने वाले हैं,
ये टारगेट करेंगे छोटी छोटी कंपनियों को, ठीक है। वो कंपनियों के बारे में ज़्यादातर किसी को पता नहीं होगा, किसी ने सुन नहीं रखा होगा, ठीक है। आम लोग ना वो अखबारों में आती होंगी ना टीवी पे, मतलब वो साइलेंट हैं, कहीं से पीछे से ही वो काम कर रही हैं। ये उनको टारगेट करेंगे। क्यों? इनको पता है लोगों को इस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। उनको बोलते हैं अपन पेनी स्टॉक्स। इन्होंने उनको टारगेट करा। उनका आम तौर पे जो शेयर प्राइस होता है वो 5 से 10 रुपए के बीच में होता है, ठीक है। अब ये उसमें भर भर के खुद खरीदारी करते हैं, ठीक है। ये उसमें 10 लाख 20 लाख रुपए तक उसकी खरीदारी करेंगे, ठीक है। निचले स्तर पे इन्होंने खरीदा हुआ उसको, मतलब जब वो स्टॉक 5-7 रुपए का था, इन्होंने खरीदा। जब ये भर भर के स्टॉक को खरीदते हैं तो ये एक इकोनॉमिक्स का फंडा है। वैसे भी आप हमेशा के लिए याद रख लो, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही दाएं बाएं सब जगह से खरीदारी शुरू हो गई तो वो स्टॉक का प्राइस बढ़ने लग गया ऑटोमेटिकली। वो 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, ठीक है। अब इन्होंने 5 रुपए के स्टॉक को ये 20 तक ले गए। 20 तक मतलब 4 गुना हो गया वो प्राइस। जिसने लाख रुपए लगाया होगा उसका 4 लाख हो गया। जब वहां पे पहुंच गया तब ये आएंगे मार्केट में, तब ये जाल फैलाएंगे। कैसे? तब ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप आएगा, टेलीग्राम आएगा, इंस्टा आएगा, न्यूज़ में आएगा कि भाई फलानी फलानी कंपनी है, देखिए वो तो धमाकेदार एंट्री लेकर आई है, वो एक तरह से मल्टी बैगर स्टॉक है, वो आने वाली रिलायंस बनने वाली है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बड़े धमाकेदार आने वाले हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसको खरीद रखा है। मतलब अब इन्होंने पहले खुद खरीद लिए स्टॉक्स निचले स्तर पे, अब ये बाहर आए और इन्होंने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ये खबरें फैलानी शुरू कर दी कि ये कंपनी है जी, इसमें बहुत पॉजिटिव कुछ हो रहा है, ठीक है, ये तो आने वाली रिलायंस है, इसको खरीदो, ठीक है। अब होगा क्या आगे? देखो अगेन, देखो आगे क्या हो रहा है। जो रिटेलर है, जो हमारे जैसे बिगिनर होंगे, ठीक है, जिनको कुछ पता नहीं होगा, वो आ जाएंगे फोमो में, ठीक है। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। रिटेलर को ये लगेगा कि शायद भाई हमने कुछ मिस कर रहे हैं, हमारे से कुछ रह रहा है, कंपनी तो देखो बढ़ती जा रही है, 5 रुपए की थी 20 तक पहुंच गई, तो हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं। रिटेलर क्या करेंगे? धड़ाधड़ बाइंग शुरू हो जाएगी। हर कोई बंदा खरीद रहा है, जिसको पूछोगे बोलेगा यार ये तो आगे देखो स्टॉक जो है 5 रुपए का था, ये 20 रुपए तक पहुंच चुका है, ठीक है। और ऊपर से ये इसकी खबरें आ रही हैं कि ये आने वाला रिलायंस है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बड़े धमाकेदार हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको खरीद रखा है। तो रिटेलर क्या करेंगे? अब रिटेलर भी खरीदना शुरू करेंगे फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगेगा कि शायद वो पीछे ना रह जाए। हर रिटेलर खरीदने लग जाएगा। भाई ये जो स्टॉक था, ये जो एक्चुअल में जो टिप्स के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ये 5-10 रुपए में खरीदा हुआ है, ठीक है, पहले उन्होंने 5-10 में खुद खरीदा, फिर इस स्टॉक को खुद खरीद कर तकरीबन वो 20 तक ले गए। अब रिटेलर्स आए, रिटेलर्स ने क्या करा? रिटेलर आए फोमो में, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्होंने भी इसको खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने खरीद के ना इसको 70-80 पे पहुंचा दिया, ठीक है, 70-80 पे। पर अब रिटेलर्स के दिमाग में अभी भी ये बात है क्या कि भाई इस स्टॉक को तो, ये तो मल्टी बैगर स्टॉक है, ये आने वाला रिलायंस है, ये बिग इन्वेस्टर्स ने खरीद रखा है। रिटेलर्स के दिमाग में अभी भी बात है, तो अभी वो रुकेंगे नहीं, उनका लालच अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी और खरीदेंगे, ठीक है। बट आगे देखो अब झोल क्या होने वाला है। अभी क्या होगा भाई साहब, ये जो टिप सेलर थे, इन्होंने तो 5 रुपए से खरीदा था, 80 पे पहुंच गया, कितने गुना रिटर्न दे दिया आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। इन्होंने इमीडिएटली सेलिंग शुरू कर दी। क्यों? इन्होंने तो अब मार्केट से बाहर निकलना है, अब इन्होंने प्रॉफिट बुक करना है, इन्होंने बैठे थोड़ी रहना है। इनको तो पता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो कुछ भी नहीं है, कंपनी तो जैसी काम कर रही है वैसे ही कर रही है अपनी स्पीड से, फंडामेंटल कुछ है नहीं है। भाई 5 का स्टॉक था, 80 तक ले गए हैं, ये कितने गुना स्टॉक बढ़ा दिया। सोचो अगर इन्होंने करोड़ रुपया भी लगाया होगा, इनका कितना बन गया होता, ठीक है। अब भाई इनको बाहर निकलना है, तो ये क्या करेंगे? डंपिंग शुरू कर देंगे। डंपिंग का मतलब बेचना शुरू कर देंगे, धड़ाधड़ सेलिंग शुरू हो जाएगी अब, ठीक है। अब जैसे सेलिंग शुरू हुई, इन्होंने देखो भाई साहब सेलिंग शुरू कर दी। जैसे ही सेलिंग शुरू होगी तो क्या होगा? आगे मार्केट आएगी नीचे। जो स्टॉक अभी 80 का पहुंच चुका था,
वो कितने पे रह गया? वो आ गया जी 20 पे, 15 पे, इस पे पहुंच गया। अब हुआ क्या, रिटेलर्स ने क्या करा हुआ है, उन्होंने तो भाई साहब 70 पे भी खरीदा हुआ है, 60 पे भी खरीदा हुआ है, 50 पे भी खरीदा हुआ है। अब वो फंस गए, स्टॉक आ गया 15 पे, स्टॉक आ गया 15 पे, उन्होंने खरीद रखा है 70-60 पे। अब वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे, वो भगवान के आगे दुआ करेंगे कि नहीं यार, स्टॉक ने तो भाई साहब रिलायंस बनने वाला है, भगवान को बोलेंगे इसको जल्दी उस रेंज पे ले आ। रियलिटी क्या है, स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कंपनी वैसी की वैसी काम कर रही है। तो ये हो गए ट्रैप, वो निकल के प्रॉफिट बुक करके, ये हो गए ट्रैप। अब स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला नहीं है। क्यों? कुछ के फंडामेंटल से कुछ थे नहीं, ये तो एक आर्टिफिशियली पंपिंग करी गई थी, स्टॉक्स को नकली तरीके से बढ़ाया गया था। तो भाई इसीलिए हमने टॉप पे लिखा है कि तुमने टिप लिया, तुमने जैसे ही टिप लिया, उन्होंने वैसे ही गोवा का टिकट लिया, आपने उनका प्रॉफिट करा दिया और खुद आप अब फंस गए। अब आप साल 2 साल तक जितनी आपकी पूंजी है वो फंसी रहेगी, अब वो निकलने वाली नहीं है। तो ये है, इसको बोलते हैं अपन पंप एंड डंप स्कीम। नकली तरीके से स्टॉक को पहले बढ़ाया जाएगा, मार्केट में न्यूज़ फैलाई जाएगी, टिप्स आएंगी, न्यूज़ में आएगा, प्रिंट मीडिया में आएगा, सोशल मीडिया पे आएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, सब पे आएगा कि भाई ये तो मल्टी बैगर स्टॉक आ गया। आप खरीदोगे, उसके बाद डंपिंग शुरू हो जाएगी और आप फंसे रह जाओगे। ठीक है, ये तो थी कि पंप एंड डंप की जो मैंने आपको थ्योरी बताई है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल केसेस बताता हूं कि हुआ कैसे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी देखो आप, करतूरी ग्लोबल। करतूरी ग्लोबल भाई साहब 40 रुपए से स्टॉक 1 रुपए पे आ गया। बताओ कितने परसेंट रह गया, वो आपने खुद ही कैलकुलेट कर लेना है। कंपनी में कुछ था नहीं, आर्टिफिशियली पंपिंग हुई होगी, 40 पे पहुंचा होगा, उसके बाद डंपिंग शुरू होगी, 1 पे आगे गिर गया, 1 पे आके गिर गया। देन सांवरिया कंज्यूमर 40 से 1 पे, प्रतिशत खुद कैलकुलेट कर लो कितने प्रतिशत रह गया। सीजी पावर 90 तक लेके जाया गया इसको, बाद में 10 पे आ गया। भाई अगर कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग थे तो इतना डाउन आने की क्या जरूरत थी, इतना क्या हो गया। उसके बाद आगे देखिए, वैक्रेंगे लिमिटेड 500 से 30 पर आ गया, कितने परसेंट नीचे गिर गया ये आप देख लो खुद ही। ये होती है पंप एंड डंप स्कीम। नकली तरीके से पेनी स्टॉक्स को टारगेट करा जाता है, जिनके 5 से 10 रुपए के शेयर हैं, आर्टिफिशियल तरीके से उसको पंपिंग करी जाएगी, उसको 30 तक लेके जाएगा। रिटेलर्स आएंगे फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बोलेंगे कि भाई हम तो नहीं छोड़ने वाले इसको, स्टॉक 70-80 पे लेके जाएंगे। उसके बाद इन भाई साहब ने 5 से 10 पे खरीद रखा है, ये डंपिंग शुरू, ये इन्होंने अब इतनी ऊपर पहुंच गए हैं तो ये डंपिंग शुरू करेंगे। डंपिंग शुरू करेंगे तो स्टॉक जो है फिर वापस इस पे आ जाएगा। जब इस पे आएगा तो ये बेचारे जो रिटेलर्स हैं ये फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये था टॉपिक दोस्तों कि बिगिनर्स को इस तरह की टिप्स दे के फंसाया जाता है। अब कई बार आपने देखा होगा टिप तो आएंगी, ठीक है, और ये ज़रूरी भी नहीं होगा कि भाई उसमें पंपिंग हो रखी है या वो पंप एंड डंप स्कीम्स है। ये तो एक ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया। सेकंड क्या होता है कि पेड प्रमोशंस भी करी जाती हैं कि आपको कंपनी है, सपोज किसी कंपनी है, ठीक है, वो चाहता है कि वो अपने स्टॉक के उसका स्टॉक बढ़े, ठीक है भाई साहब, वो खुद पेड प्रमोशन करेगा, वो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे न्यूज़ फैलाएगा कि भाई मेरी कंपनी तो धमाकेदार है। ठीक है, अब आपको ये बैक एंड पे हो क्या रहा है आपको नहीं पता होगा, आपके पास तो मैसेजेस आ रहे हैं, आप तो उसके बेस पे खरीद रहे हो। तो बट वो ये भी हो सकता है कि वो पेड प्रमोशंस हो। एक ऑप्शन था कि वो पंप एंड डंप स्कीम होगी, एक ऑप्शन था पेड प्रमोशन है। ठीक है, ये भी है। एक और भी ऑप्शन होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को मार्केट का एक्सपर्ट समझते हैं, वो पहले तो क्या करेंगे
थोड़ी बहुत रिसर्च करके आपको मैसेजेस भेजेंगे कि फलाना फलाना स्टॉक खरीदो, ठीक है। आपने थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग एक्शंस भी लिए, आपने खरीदा, आपको थोड़ा प्रॉफिट हुआ भाई। अब वो यहाँ नहीं रुकेंगे, अब वो एक पेड ग्रुप का आपको लिंक भेजेंगे कि सर ऐसा है कि आपने देख लिया आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब हमने एक पेड ग्रुप क्रिएट कर रखा है, ठीक है। वो टेलीग्राम पे भी हो सकता है, वो व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, तो आप उसको ज्वाइन करो। बट अगर भाई साहब उसको ज्वाइन करना है ना, तो आपने देख ही लिया हम कितना प्रॉफिट करा सकते हैं, तो आपको उसके लिए 2000 से 3000 रुपया महीना पर मंथ हमें देना पड़ेगा, ठीक है। आप हमें दो, हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे, उसमें टिप्स आएंगी तो आप उसके बेस पे ट्रेड करो। तो मैं ये फाइनली बिगिनर्स को यही कहना चाहूँगा कि यार अगर किसी को पता है कि कोई स्टॉक बढ़ने वाला है तो वो खुद खरीदे, वो खुद खरीदे। वो आपको बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि यार तुम खरीदो, ठीक है। आप उसको बोलो कि अगर तुझे लग रहा था तू खुद क्यों नहीं खरीद लेता। मतलब ये आप इस चीज के पीछे सिर्फ लॉजिक देखो कि भाई किसी को क्या पड़ी है आपको सिखाने की, आपको बताने की कि यार ये स्टॉक बढ़ने वाला है ना। तो मेरा यही बिगिनर्स को कहना है कि टिप्स को आपने फॉलो नहीं करना। आपको बहुत सारी टिप्स आएंगी न्यूज़ में, टेलीग्राम्स में, आपने उसको फॉलो नहीं करना। ये मान के चल लो वो टिप्स आपके लिए नहीं है, आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं है, वो उनके खुद के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपन बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है स्टॉक मार्केट की पुलिस। ये चेक करती रहती है कि भाई कहीं ना कहीं रिटेलर्स को फंसाया ना जाए, ठीक है। ये पुलिस है, ये लॉ मेंटेन करेगी, ठीक है। ऐसे मतलब धोखेबाजी चलने नहीं देगी इतनी। तो उसी वजह से मैं अब आपको दिखाता हूं कि मैंने देखो सबसे पहले आपको ये बात बताई कि जो न्यूज़ पे आपको रिकमेंडेशंस आएंगी, टिप्स आएंगी, वो उनके फायदे के लिए है, ना कि आपके फायदे के लिए, ठीक है। अब देखिए हाल ही में क्या हुआ, ये एक न्यूज़ आई, ठीक है। जी बिजनेस में भाई साहब कुछ ऐसे महारथी थे जो आपको बता रहे थे कि भाई स्टॉक धड़ाधड़ खरीदो, क्यों नहीं खरीद रहे आप तो प्रॉफिट में जाने वाले हो, ठीक है। सेबी ने उनको पकड़ लिया। जब उनके इंटरनल रिकॉर्ड्स चेक करे तो भाई साहब वो खुद ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, पंपिंग करना चाहते हैं, स्टॉक थोड़ा सा बढ़े उसके बाद डंपिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ गेस्ट एक्सपर्ट को सेबी ने तकरीबन 7 करोड़ की पेनल्टी लगाई, ठीक है। तो ये देखो, अब ये मार्केट की पुलिस है, ये ऐसे लोगों को काम करने नहीं देगी। मतलब जो न्यूज़, आप लोग न्यूज़ को फॉलो करोगे, आपको लगेगा कि न्यूज़ पे तो धुरंधर बैठे हैं, वो सब कुछ कर रखे हैं, बट वो टिप्स आपको फ्री में नहीं दे रहे, वो अपने गोवा का ट्रिप तैयार कर रहे हैं वो, ठीक है। अब आगे देखो आप, ये भाई साहब ये कुछ व्हाट्सएप पे भी टिप्स आती थी, ठीक है, कि फलाना फलाना खरीदो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई आपको आएंगे टिप्स कि जो टिपर होंगे वो आर्टिफिशियली उन्होंने पंपिंग करनी होगी, बाद में डंपिंग करनी होगी, या पेड प्रमोशंस होंगी, या उनके खुद के चैनल्स होंगे, बट सेबी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो उन्होंने देखो 10 लाख का जुर्माना उन पे लगाया। मतलब ये कॉन्टिन्यूसली खड़ा है भाई, सेबी उनके ऊपर खड़ा है, ठीक है। पर फिर भी जो चोर है वो चोरी तो कर ही जाता है ना। आगे देखिए आप, ये नोएडा में देखो जी 1.5 करोड़ की ठगी हुई है, ठीक है। शेयर मार्केट के चक्कर में बंदे को समझाया जाता है कि भाई साहब इतना पैसा पड़ा है, इसको क्यों नहीं दुगना कर रहे, ठीक है। बस उस चक्कर में बंदा फंस गया। बट वो अब ये सेबी है, ये छोड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये बात है जी, ऐसे टिप्स के चक्कर चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये तो हो गया कि आपको टिप्स आएंगी, ठीक है, आपको बोला जाएगा कि आप उसकी बेस पे ट्रेड करो, ठीक है, आपको फंसाया जाएगा। पर अब कई बार क्या होता है कि टिप्स नहीं आती, सिर्फ मार्केट में न्यूज़ आती है, ठीक है, कि फलानी फलानी कंपनी है, उसने धमाकेदार रिजल्ट्स दिए हैं जी, उसने धमाकेदार रिजल्ट्स दिए हैं। कोई फार्मा कंपनी है, उसने फलाना फलाना वो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, ठीक है। मतलब पॉजिटिविटी आपको किसी कंपनी के बारे में शो करी जाएगी, न्यूज़ आएगी, ठीक है। अब
उन बेसिस पे भी आपका थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ेगी कि यार न्यूज़ बड़ी पॉजिटिव है, चलो खरीदते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने देखो हेडिंग दिखी है, टीवी वाले चिल्लाते हैं, रमेश भैया फंस जाते हैं। होगा क्या? आपने कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखी कि भाई कंपनी के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जी, ठीक है, प्रॉफिट बड़ा ज़्यादा गेन हुआ है, कोई उसको प्रोडक्ट की अप्रूवल मिली है, मतलब एनीथिंग कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, आपने क्या करा भाई साहब, धड़ाधड़ वो शेयर खरीदे। क्यों? आपको था कि वो तो भाई पॉजिटिव है तो बढ़ेंगे रिजल्ट्स, मैं आज लाख रुपया लगाऊंगा, मुझे तो अभी कुछ दिनों में देखना 2 लाख मिल जाना है। ठीक है, बट हुआ वैसा नहीं। ये देखो, ये रोने लग गए। अब ये रोएंगे क्यों? इन्होंने देखा कि भाई मैंने 100 का खरीदा था, सारी न्यूज़ भी बड़ी पॉजिटिव थी, स्टॉक तो 80 पे आके बैठ गया। अब ये रोएंगे क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं है, जो लोग मार्केट को मूव करते हैं, भाई एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, मार्केट रिटेलर्स के कहने पे नहीं चलता। रिटेलर कितना का खरीद लेगा? ठीक है, लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का। मार्केट चलता है बड़े प्लेयर्स से, जिनको अपन स्मार्ट मनी बोलते हैं। ठीक है, जो लाखों करोड़ों में पैसा लगाते हैं, और वो जरूरी नहीं है वो एक बंदा होगा, वो पूरी की पूरी कंपनीज होती हैं जो पैसा लगाती हैं। जब वो खरीदारी करती हैं तो मार्केट बढ़ता है, जब वो बेचते हैं तो मार्केट गिरता है। मार्केट रिटेलर्स के को फर्क नहीं पड़ता इतना, रिटेलर्स नहीं मार्केट को मूव कर सकते। ठीक है, अब ये बंदे ने देखो न्यूज़ पढ़ी, धड़ाधड़ खरीदारी करी, बाद में परेशान होने लग गया। हुआ क्यों? मैं बताता हूं आपको कि जो स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं, जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, जब भाई साहब कोई न्यूज़ बाहर आती है ना, तब तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं अपना, तब वो प्रॉफिट बुक करते हैं, मतलब बेचते हैं। वो जब न्यूज़ आपको मिली ना, वो न्यूज़ तो बासी हो चुकी है, वो न्यूज़ एक तरह से बासी है। बट ये जो बड़े प्लेयर हैं, इनको महीना 2 महीने से पहले न्यूज़ पता थी वो। ठीक है, आपको अभी पता लगी है, तभी तो ये इस प्रिंसिपल पे चलते हैं कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। कि जब र्यूमर थे ना, तब इन्होंने खरीदा था, जब थोड़ी सी अफवाह थी, इनको तब पता थी। पर र्यूमर पे आप नहीं खरीदोगे, आपको कंफर्मेशन चाहिए भाई साहब, लिखा हुआ चाहिए वहां पे। ठीक है, र्यूमर पे आप नहीं खरीदोगे, र्यूमर पे ये खरीदेंगे क्योंकि इनके पास पक्की खबर है। इन्होंने र्यूमर पे खरीदा, जब न्यूज़ आउट हुई, बाहर आ गया कि भाई प्रॉफिट हो गया, तब तो इनको पता था कि भाई अब तो शेयर बढ़ चुका है, तो अब हम बेचेंगे। जब इन्होंने बेचना शुरू करा तो शेयर नीचे गिर गया। तो फंसे कौन? आप लोग। आपने एक पॉजिटिव न्यूज़ देखी, उसको इंटरप्रेट करा, आप फंस गए। ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब, टीवी जब आपको बोलेगा बाय करो बाय करो, मार्केट ने तब आपको बाय बाय कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स थे, तब बाय बाय करने लग गए, बोलते भाई अपन प्रॉफिट बुक करते हैं, हमने तो बहुत पहले से खरीद रखा था, ये बेचारों को अभी पता लगा है। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि भाई ये काम करते कैसे हैं, चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये काम हुआ वो दिखाऊंगा आपको। चलो अभी मैं आपको एक टाटा मोटर की एक बढ़िया सी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, टाटा मोटर का एक रिजल्ट आया। ठीक है, वहां पे बताया गया कि कंपनी बड़ी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, 7,025 करोड़ का प्रॉफिट। बड़ी पॉजिटिव न्यूज थी, पॉजिटिव न्यूज थी ना। अब होगा क्या? अब देखो रिटेलर क्या करेगा, भाई साहब न्यूज आ गई, छपा हुआ आ गया, अब हम खरीदारी करेंगे, अब हम खरीदारी करेंगे। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, हुआ क्या होगा। ये भाई साहब एक चार्ट है, आपको घबराना नहीं है इसको देख के। ठीक है, आपको सिर्फ आइडिया समझना है कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट कब आउट हुआ? रिजल्ट आउट हुआ इन दिनों में। ठीक है, 5 फरवरी को आया रिजल्ट, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया। स्टॉक की पोजीशन देखो, नीचे नीचे आना शुरू हो गया। इसी का आगे एक और वर्जन होता है जिसको लाइन चार्ट बोलते हैं, वो थोड़ा सा क्लियर होता है, वो भी मैंने बना रखा है। यहां पे डिक्लेयर हुआ 7,000 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद से प्राइस नीचे, मतलब काफी दिनों तक तो प्राइस इस रेंज में ही फंसा रहा। भाई साहब आपको उम्मीद थी कि अब तो बढ़ेगा 50%, वो उस रेंज में फंसा रहा। ठीक है, फंस गए ना आप, न्यूज आई आपको फंसा लेगी। अब देखते हैं स्मार्ट मनी ने क्या करा होगा। भाई साहब थोड़ा पीछे चलो जरा,
इन दिनों में आओ, इन दिनों में आओ। भाई न्यूज़ पॉजिटिव थी, स्टॉक तो बहुत पहले से बढ़ रहा है। स्टॉक आपके कहने पे नहीं बढ़ेगा, वो तो बहुत पहले से बढ़ना शुरू हो गया था। जब न्यूज़ आउट हुई तब तो वो गिरा है, और वो कितना बढ़ चुका है ये आप खुद ही देख लो। तकरीबन 40% वो एक डेढ़ महीने में, 1.5-2 महीने में बढ़ गया वो 40%। जब न्यूज़ आई तब तो जरा गिर गया, तब तो आपको ट्रैप करा गया, आपके स्टॉप लॉस हिट करा गया। आप चार्ट की डिटेल में मत जाओ, सिर्फ आइडिया समझो। आइडिया ये है, जब कोई न्यूज़ आउट होगी वो बासी न्यूज़ है, ठीक है। मार्केट के बड़े प्लेयर जो मार्केट को मूव करते हैं, जिसको अपन स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो एक बंदा नहीं होगा, वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। उनको 1.5-2 महीने से पहले पता था, वो तो पहले ही खरीदारी कर चुके हैं। वो तो बड़े निचले लेवल पे खरीद के बैठे हुए हैं, धीरे धीरे इकट्ठा करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये बढ़ने वाला है। जब न्यूज़ आउट हुई फाइनली, तो उन्होंने तो अपने शेयर बेच दिए, प्रॉफिट बुक कर लिया। ये देखो, ये है पॉजिटिव न्यूज़ की, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब इसी तरीके से ये तो एग्जांपल थी टाटा मोटर्स की पॉजिटिव न्यूज़ की। अब मैं आपको एक नेगेटिव न्यूज़ की भी एग्जांपल दूंगा, वो है टेक महिंद्रा की, ठीक है। इसकी भी नेगेटिव न्यूज़ आई। न्यूज़ क्या थी? तकरीबन ये 25 अक्टूबर को आई। न्यूज़ क्या थी कि भाई इसका जो कंपनी का प्रॉफिट है ना, वो 61% कम आ गया है पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। अब रिटेलर क्या करेगा? जिसने होल्ड करके रखा होगा या जिसने कोई शॉर्ट करके रखा होगा, वो धड़ाधड़ बिकवाली शुरू कर देगा, बेचेगा जी, बेचो, निकलो बाहर, ठीक है। जैसे ही वो निकलेगा, बट देखो मार्केट का रिएक्शन क्या है, उल्टा हो गया ना। उसको लगा था कि ये जाएगा नीचे, पर ये चला गया ऊपर। वही बात आ गई। अब देखते हैं स्मार्ट मनी ने क्या करा होगा। भाई साहब, ये रिजल्ट न्यूज़ तो 25 अक्टूबर को बाहर आई है। स्मार्ट मनी तो भाई साहब महीना पहले से ही लग पड़ी। उन्होंने धड़ाधड़ बिकवाली तो पहले ही शुरू कर दी। अगर ये स्टॉक को शॉर्ट करना होगा तो उन्होंने शॉर्टिंग शुरू कर दी होगी। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा शॉर्ट करना क्या होता है। वो भी एक तरह से एंट्री लेना ही। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने खरीद के रखा है तो आप जब बेचोगे तो एक सिर्फ यही प्रोविजन है। आप पहले बेच भी सकते हो और बाद में खरीद भी सकते हो, उसको शॉर्टिंग बोलते हैं अपन लोग। तो इन्होंने ऑलरेडी वो शॉर्टिंग कर रखी है, ठीक है। अब देखो, ये महीना पहले से लग रखे हैं। यहां पे जब न्यूज आउट हुई तब तो इन्होंने भाई साहब प्रॉफिट बुक करा है और आपको ट्रैप करा है। अगर मान लो आपने इस जगह पे एंट्री ली होगी, ठीक है, अब आपका एंट्री का पॉइंट बन गया ना, आपको तो लिखा हुआ मिल गया कि न्यूज नेगेटिव है, आपको तो कंफर्मेशन आ गया जी। अब आपने एंट्री करी, ठीक है, आपको लिखा हुआ चाहिए था, बट मार्केट देखो ऊपर को मूव करने लग गया, जबकि आपके लिए न्यूज नेगेटिव थी, वो नीचे जाना चाहिए था, ठीक है, बट मार्केट कहां पे मूव करा? ऊपर को। तो यही मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने न्यूज को भी इंटरप्रेट नहीं करना है। मान के चलो कि जो न्यूज बाहर आ रही है वो न्यूज बासी हो चुकी है, मार्केट के बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी पता है। ये मैं अब बिगिनर्स को समझाना चाहता हूं। आगे कोर्स में जब अपन डीप में जाएंगे तो आपको इन चीजों की और ज्यादा क्लैरिटी होगी, बट हाल के टाइम पे मेरा यही आपको कहना है कि आपने टिप्स के बेस पे, न्यूज के बेस पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। आपने जब तक आप खुद की रिसर्च अच्छे से ना कर लो, आपको खुद कॉन्फिडेंस ना आ जाए किसी स्टॉक को लेके, तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। यही मेरी बिगिनर्स को एडवाइस है, ठीक है। चलिए अब आगे हम कोर्स में एंटर करते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट का बेसिक्स का कोर्स होगा। पहला लेक्चर है आज का उसका, जिसमें हम कवर करेंगे प्राइमरी मार्केट, आईपीओ एंड सेकेंडरी मार्केट। हमारे कुछ व्यूअर्स को ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पर भाई साहब मेरा एक ही मकसद है कि 10 साल के बच्चे तक को फाइनेंशियल मार्केट सिखाना है। और ये टॉपिक्स आपको बहुत बेसिक भी लग रहे होंगे, पर टेंशन ना लीजिए। जिन लोगों को बेसिक्स आते हैं मैं उनको बता दूं, आगे जाके हम इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी करने वाले हैं, जिसमें
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, टेक्निकल इंडिकेटर्स होंगे, फंडामेंटल एनालिसिस होगा, मूविंग एवरेजेस होंगे। और जो लोग वो इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी जानते हैं, उनको मैं ये बता दूं, हम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे जिसमें एल्गो ट्रेडिंग होगी, माइंडसेट पे काम करा जाएगा। और भाई जो लोग एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी जानते हैं तो वो यहाँ यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, वो तो फिर जाके मार्केट में पैसा कमाएं। हमारा मकसद तो ये है कि हम 10 साल के बच्चे तक को फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स को आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। बिल्कुल हम जीरो से शुरू करेंगे। मान लीजिए किसी मोहल्ले में एक मिठाई की दुकान है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये मिट्ठू की मिठाई है, मिट्ठू इस दुकान के मालिक का नाम है। अब ये दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मिट्ठू का पूरे शहर में अच्छा खासा नाम हो गया है, इसकी अच्छी मिठाई है। सारा दिन इसकी दुकान पे ग्राहक खचाखच भरे रहते हैं। अब मिट्ठू ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं अपना एक्सपेंशन करूं। एक्सपेंशन करूं मीन्स मैं अपनी दुकान को और बढ़ाऊं, इसमें और नई नई मशीनें लेके आऊं, और साथ ही ये भी चाहता है कि शहर में इसकी 3-4 दुकानें और हों, इसकी दुकान की और ब्रांचेस भी खुलें। अब मिट्ठू की ये चाहत है, ठीक है, क्योंकि इसको पता लग गया कि लोग इसकी मिठाई को पसंद करते हैं, तो ये जहां भी दुकानें खोलेगा इसकी धड़ाधड़ दुकानें चलेंगी। ठीक है, अब बट समस्या सिर्फ एक है, वो है पैसे की। मिट्ठू के पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपनी दुकान को और बढ़ा सके, ये नई नई मशीनें लेके आ सके। जितना पैसा इसके पास बचता है वो इसी का दुकान को चलाने में लग जाता है। मतलब समस्या सिर्फ और सिर्फ इसके पास पैसे की है कि इसके पास इतना पैसा नहीं है। तो फिर मिट्ठू बट अब दिन रात ये सोचता रहता है कि भाई कहीं ना कहीं मैंने अपनी दुकानों को बढ़ाना है। फिर वो नए नए तरीके भी सोचता है कि कहाँ से वो पैसा जुटा सके। ठीक है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसके दिमाग में ऑप्शन आता है बैंक लोन का। ठीक है, वो बैंक से कंसल्ट करता है कि मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, कुछ 10-20 लाख रुपया। तो बैंक तो बहुत खुश होता है, बैंक तो कहता है कि हाँ हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बट जब वो उनके कागजात पढ़ता है सारे, तो वो देखता है कि यार ये तो अच्छा खासा ब्याज लेने वाले हैं, उतना मुझे दुकानों से बचेगा नहीं जितना मुझे इनको ब्याज देना पड़ जाएगा। और अगर किस्मत ना चली तो क्या मेरी अगर दुकान ना कामयाब हो पाई और दुकानें, तो मैं तो इनको ब्याज नहीं दे पाऊंगा और मेरा चलता हुआ काम भी बंद हो जाएगा। कहने का मतलब मिट्ठू को बैंक लोन वाली ऑप्शन इतनी जची नहीं। और क्या ऑप्शन आती है उसके दिमाग में, वो सोचता है कि क्यों ना चलो मैं अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से बात करके देखूं। बट फिर जब वो सारी कैलकुलेशन करता है कि यार पैसे की रिक्वायरमेंट तो 10-15 लाख की है, तो इतना तो कोई भी रिश्तेदार और सगे संबंधी, यार दोस्त इतना ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा वो दे नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा मिट्ठू उनसे मांग भी नहीं सकता, कुछ शर्म है। ठीक है, फिर अब क्या, फिर आगे क्या सोचता है वो, अब मिट्ठू थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो उसको पता है कि कुछ वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं, ये कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं जिनको बोला जाता है वेंचर कैपिटल फर्म्स। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि स्टार्टअप में पैसा लगाती हैं। इनको अगर कोई स्टार्टअप अच्छा दिख जाए तो ये उसमें पैसा लगाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो लाइट स्पीड है, लाइट स्पीड एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है। किसमें, मैं आपको बता दूं, ये है बायजूस में, ये है ओयो में। इन्होंने इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। सेकंड, ये है एसल पार्टनर्स। एसल पार्टनर्स ने अच्छा खासा पैसा लगाया है फ्लिपकार्ट में, स्विगी में। ठीक है, अब मिट्ठू को ये ऑप्शंस भी दिखती हैं कि क्यों ना पैसा वेंचर कैपिटल फर्म से लिया जाए। परंतु वेंचर कैपिटल फर्म्स की सिर्फ एक समस्या रहती है कि ये बहुत बड़ी हिस्सेदारी मांगते हैं, और दूसरे नंबर पे इनकी दखल अंदाजी बहुत रहती है।
अब मिट्ठू तो ये चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाए, पर कोई ज़्यादा दखल अंदाजी ना करे यार, काम उसको उसके हिसाब से करने दे। तो बड़ी ये समस्या तो वेंचर कैपिटल फर्म्स की है कि ये हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा मांगते हैं। इसके बाद मिट्ठू कुछ और ऑप्शंस भी देखता है। वो ऑप्शंस क्या आती हैं मार्केट से पैसा जुटाने की? एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, ये भी एक तरह से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देन कुछ होती है क्राउड फंडिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, क्राउड फंडिंग। देन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है। आपको इन टर्म्स की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे फंडिंग सोर्सेज की प्रॉब्लम वही है जो वेंचर कैपिटल फर्म्स की है कि भाई साहब ये दखल अंदाजी बहुत करते हैं। पर मिट्ठू को क्या चाहिए? मिट्ठू को चाहिए पैसा, पर काम में इंटरफेरेंस नहीं। वो चाहेगा काम उसके अकॉर्डिंग ही हो। फिर मिट्ठू को एक ऑप्शन और दिखता है, वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का ऑप्शन, आईपीओ जिसको बोलते हैं। आईपीओ के तहत क्या होगा कि मिट्ठू जो उसका काम है, ये है उसका बिजनेस, ठीक है, ये एक तरह से उसका बिजनेस दिखाया हमने, जिसमें 100% मालिकियत मिट्ठू की है। ये क्या करता है, अपनी 100% मालिकियत को कुछ हिस्सों में बांट देता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। मतलब ये एक तरह से अपने बिजनेस को कंपनी बना देगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस और कंपनी में फर्क क्या होता है। कंपनी में सिर्फ एक चीज है कि आपके बिजनेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उन हिस्सों को अपन बोलते हैं शेयर्स, ठीक है। मिट्ठू क्या करेगा, अब उसने देखो पैसा जुटाना है, उसको किसी ने सलाह दी कि भाई सबसे पहले तो तू एक काम कर, अपने बिजनेस को छोटे टुकड़ों में बांट दे। मतलब ये सारा काम कागजों में होगा, ये नहीं है कि उसकी दुकान के टुकड़े कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारा काम अकाउंटिंग प्रोसीजर है, ये भाई साहब ये सीए अकाउंटेंट लोग कर देंगे कि आपकी मालकियत को टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है, हमने दिखाया है, तो यहाँ पे टोटल कितने टुकड़े करे हैं, 1 2 3, ये टोटल 42 टुकड़े करे हैं। मतलब इसमें क्या है कि जो 100% हिस्सेदारी है वो बराबर है 42 टुकड़ों के, जिसको अपन बोलेंगे 42 शेयर्स। अब ये 42 के 42 शेयर्स मिट्ठू के पास पड़े हैं। जिसके पास 42 शेयर होंगे वो इस कंपनी का 100% का मालिक होगा, ठीक है। इस समय 42 शेयर मिट्ठू के पास है। अगर इसमें से आधे शेयर्स मिट्ठू किसी को दे देता है, सपोज 21 शेयर्स किसी को मिल जाते हैं, तो मतलब अब उस बंदे के पास 50% की मालकियत चली गई, ठीक हो गया। यहां तक पोजीशन क्लियर है। अब आगे मिट्ठू को क्या करना पड़ेगा, मिट्ठू को पब्लिक में आना पड़ेगा। पब्लिक में आने का मतलब उसको ये अपने शेयर्स जो 42 उसने रख रखे हैं, इसमें से कुछ शेयर लोगों में बांटने पड़ेंगे, ठीक है। वो लोगों को देगा। अब वो कैसे देगा वो मैं आपको बता दूं। जो कंपनी उसने बनाई है वो उसको लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट करेगा। देखो, सबसे पहले बिजनेस से बनी कंपनी, कंपनी क्या होती है, जो मालकियत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है, शेयर्स में है। कंपनी से बनी लिस्टेड कंपनी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी में क्या होगा, जो मिट्ठू के पास शेयर्स हैं, कुछ शेयर्स उसने लोगों को दे दिए, ठीक है। इस एग्जांपल में उसने क्या करा, तकरीबन 14 शेयर, एग्जैक्टली 14 शेयर लोगों को बांट दिए। ये लोगों का हिस्सा है, ये है 14 शेयर्स, जिसको अपन बोल सकते हैं 33% भी बोल सकते हैं। क्यों? टोटल शेयर कितने थे, 42 थे टोटल शेयर, 14 उसने लोगों को दे दिए, बाकी 2/3 उसने अपने पास रखे हुए, ठीक है। ये 14 शेयर्स के बदले में
वो लोगों से पैसे लेगा, वो लोगों से पैसे लेगा। अब इस सिस्टम, ये वाला पैसे जुटाने का सिस्टम मिट्ठू को जच गया। वो इसलिए क्योंकि अब एक तो उसको मनचाहा पैसा मिल जाएगा, वो तो भाई साहब पहले भी जो हमने तरीके देखे हैं उसमें भी मिल जाएगा। चाहे अब वो बैंक से पैसे उठा ले, उसमें तो कोई हिस्सेदारी भी नहीं देनी पड़ेगी, चाहे क्राउड फंडिंग कर ले, चाहे वेंचर कैपिटल फर्म से पैसा उठा ले, वो तो उसमें भी था। पर इसमें यह है, लोगों की दखलंदाजी नहीं होगी, लोगों की दखलंदाजी नहीं होगी इस केस में। ठीक है, हम आगे जाके समझेंगे कि वो कैसे नहीं हो पाएगी, पर इस टाइम पे आप ये समझ लो कि ये जो पैसे जुटाने का फंडा है, इसमें लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। मिट्ठू को करना क्या पड़ा? इस आईपीओ के जरिए जब उसको पैसा जुटाना पड़ा, तो उसने सबसे पहले अपने काम को कंपनी में कन्वर्ट करा, कंपनी को लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट करा, तो उस वजह से उसको पैसा जितना उसने चाहा था उसको मिल गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये फंडा होता क्या है, इसको कंपनी में कन्वर्ट करना कैसे पड़ेगा। ठीक है, मिट्ठू क्या करेगा, जो उसका बिजनेस है उसको कंपनी बनाने के लिए उसको कंपनी एक्ट के अंतर्गत अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। हर एक स्टेट में, हर एक शहर में एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये हर एक स्टेट ने खोल रखे हैं। ठीक है, मिट्ठू इनके पास जाएगा, अपने बिजनेस को दर्ज कराएगा। ठीक है, उनको बताएगा कि भाई मैं अपने बिजनेस को कंपनी एक्ट के अंतर्गत अपने बिजनेस का पंजीकरण कराना चाहता हूं। ये वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देगा। इसके जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, अप्रूवल मिल जाएगा इसको, और इसका जो बिजनेस है वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करवाते समय इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जिसको हम आरओसी भी बोलते हैं, जो बेसिकली सरकारी डिपार्टमेंट है, अब इसको ये वहां पे बताना पड़ेगा कि ये अपने बिजनेस के कुल कितने टुकड़े कर सकता है, ये वो वहां पे शो करे। जैसे हमने पिछले केस में देखा था कि मिट्ठू की कंपनी के 42 टुकड़े हो रखे थे। ठीक है, पर ये ऑथराइज्ड शेयर क्या है कि इसको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये कितने टुकड़े करना चाहता है मैक्सिमम। मान लो 1,00,000 टुकड़े, 2,00,000 टुकड़े, 10,00,000 टुकड़े, कितने टुकड़े ये करना चाहता है, उसको हम बोलेंगे ऑथराइज्ड शेयर्स। ये वहां पे आरओसी में ये बात बताएगा। ठीक है, सेकंड चीज इसको आरओसी में बतानी पड़ेगी कि एक तो ये कितने टुकड़े कर सकता है वो बता दिया, एक है अब ये कितने टुकड़े कर रहा है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे सपोज इसने आरओसी को बताया कि भाई मैं ना 1,00,000 टुकड़े मैक्सिमम अपनी कंपनी के चाहूंगा कि फ्यूचर में कभी भी कर सकूं, पर आज की डेट में मैं 1,00,000 नहीं कर रहा, आज की डेट में मैं सिर्फ 50,000 ही कर रहा हूं। ये मैं प्रेजेंटली इतने ही कर रहा हूं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इशूड शेयर्स। इशूड शेयर्स। 1,00,000 क्या है? ऑथराइज्ड शेयर्स। 1,00,000 है मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, वो है ऑथराइज्ड शेयर्स। 50,000 क्या है? जितने अभी वो कर रहा है, इशूड कितने करे हैं उसने। ठीक है, हर एक शेयर की उसको एक वैल्यू बतानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। हर एक शेयर के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है। मतलब आप यहां तक इतना ही सिर्फ समझ लें कि हर कोई भी शेयर होगा ना, फॉर एग्जांपल मान लो ये शेयर है एक, इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिख रखी होती है कि मान लो ये 10 रुपए का है, ये 50 रुपए का है, ये कितने का, या 100 रुपए का है। इसको अपन बोलते हैं फेस वैल्यू, उस शेयर की फेस वैल्यू। इसकी जरूरत कहां कहां पड़ती है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, जब इसमें फेस, अब ये चीजें ये खुद ही डिसाइड कर रहा है कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फिर एक टर्म आ जाती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है
कि इसने कंपनी के कितने शेयर्स अब इशू करे मल्टीप्लाई बाय हर एक की फेस वैल्यू। मान लो इसने कंपनी के 50,000 शेयर इशू करे, ठीक है, हर एक शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपए, तो पेड अप कैपिटल क्या आ जाएगा? पेड अप कैपिटल इज 5 लाख। ठीक है, पेड अप कैपिटल किसके बराबर होगा? जितनी फेस वैल्यू है और जितने शेयर्स इशू करे गए हैं। ठीक हो गया। एक बार मैं आपको सारी एग्जांपल फिर से दे देता हूं कि हमने करा क्या है, कि मिठू ने पैसे जुटाने के लिए करा क्या है। उसके पास एक बिजनेस था, ठीक है, बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करा गया। कंपनी के मतलब कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसको रजिस्टर करवाया गया, जिसमें उसने अपनी 100% मालकियत को शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रेजेंटली इस केस में कितने शेयर थे? 42 में उसने कर रखा है, ठीक है, 42 है उसके पास। अब ये 42 ये नहीं है कि ये टोटल शेयर उसने इशू करे हैं। उसने आरओसी को बता रखा होगा कि मान लो कि ऑथराइज्ड शेयर्स 100 है, मींस मैं चाहूं तो मैं अपनी कंपनी के 100 टुकड़े कर सकता हूं, ठीक है, पर 100 में से ये करे कितने हैं? वो हैं अभी 42। तो 42 क्या है? बेसिकली इशूड शेयर्स हैं, कि जो उसने शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, कंपनी बन गई, शेयर्स आ गए। कंपनी के बाद उसको लिस्टेड कंपनी बनानी पड़ी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी का मतलब है कि जितने शेयर्स थे उसमें से कुछ शेयर्स उसको लोगों को देने पड़े। ठीक है, इस लोगों को देने की प्रतिक्रिया को हम स्टेक डाइल्यूशन भी बोलते हैं, कि भाई जो उसने अपना स्टेक है वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट जैसे हम कोई चीज डाइल्यूट करते हैं ना, मान लो एक नींबू पानी का गिलास पड़ा है, हम बोलते हैं कि भाई इसको डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट का मतलब है इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दो। अब ये भी डाइल्यूशन ही हुआ है। उसकी कंपनी में पहले वो खुद था, अब लोग भी घुस गए थोड़े से, तो इट इज कॉल्ड एज स्टेक डाइल्यूशन। ठीक हो गया। अब ये लिस्टेड कंपनी बनाते टाइम देखो, कंपनी तो बन गई, ठीक है, अब स्टेक उसने डाइल्यूट कर दिया या करने की प्लानिंग करी। लिस्टेड कंपनी बनाने के टाइम ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये दो ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो किसी भी कंपनी को लिस्टेड कंपनी में तब्दील करती है। ये सरकारी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स अभी फिलहाल मुंबई में है। ठीक है, ये उनके पास, मिट्ठू क्या करेगा? उनके पास जाएगा, वो बोलेगा कि देखो भाई साहब, मेरी कंपनी है ऑलरेडी, सबसे पहले मेरा बिजनेस नहीं है, मेरी कंपनी है, अब मैं लोगों से कुछ पैसा लेना चाहता हूं। ये वहां पे जाके सब कुछ बताएगा कि मेरी कंपनी का बिजनेस ये है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इतना पैसा जुटाना चाहता हूँ, ये पैसा मैं कल को इन कामों में लगाऊंगा, मैं नई मशीनें खरीदूंगा, मैं और जगह लूंगा, वहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोलूंगा। ये सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा। ठीक है, वो पूछेंगे अच्छा भाई ये तो बता दिया, अब ये बता तुझे पैसा कितना चाहिए। ये फिर उनको अपना पैसा भी बताएगा। उस पैसे को अपन बोलते हैं इशू साइज। क्या बोलते हैं? इशू साइज। मींस ये लोगों से कितना पैसा लेना चाहता है, ये उसको अपन बोलेंगे इशू साइज। ये एक्सचेंज को इसको बताना पड़ेगा, एक्सचेंज को इसको सब कुछ बताना पड़ेगा, कितना पैसा चाहिए, कितना हिस्सा ये लोगों को दे रहा है, उस पैसे से ये क्या क्या करेगा। ठीक है, अब जब एक्सचेंज को लगा कि हाँ यार ये ठीक है, ये बंदा अपने काम के लिए पैसा इसको चाहिए, तो वो उसका जो आवेदन है, जो उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब एक्सचेंज ने एक्सेप्ट कर लिया तो मिट्ठू की जो कंपनी है, अब वो कंपनी से बन गई लिस्टेड कंपनी। अब वो कंपनी कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। अब उसमें क्या होगा? लिस्टेड कंपनी में आईपीओ के माध्यम से उसके शेयर लोगों के द्वारा खरीदे जाएंगे। ठीक है, लोगों के द्वारा उसके शेयर्स खरीदे जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे आईपीओ रेज्ड कैपिटल।
आईपीओ रेज्ड कैपिटल का मतलब जितना पैसा अब मिट्ठू को मिलेगा। मिट्ठू ने शेयर्स दिए लोगों को और पैसा लिया। जो पैसा लिया उसको तुम इशू साइज भी बोल दो, आईपीओ रेज्ड कैपिटल भी बोल दो, वो एक ही बात है। अच्छा, इसके बदले में लोगों को क्या मिला भाई? मान लो लोगों ने शेयर लिए, उनको मिला क्या? उनको मिली मिट्ठू की कंपनी की मालकियत, थोड़ी थोड़ी मालकियत उनको मिली। जितने हर किसी के पास शेयर थे उसके हिसाब से उनको कंपनी की मालकियत मिली। लोगों ने क्या देखा होगा कि कल को मिट्ठू की दुकान जब अच्छा काम करेगी तो अच्छा मुनाफा कमाएगी, अच्छा मुनाफा कमाएगी तो उनको भी मुनाफा होगा, क्योंकि अकेली मालकियत तो नहीं चाहिए ना, चाहिए तो पैसा लोगों को भी। तो जितना मुनाफे का हिस्सा होगा वो लोगों में भी बंटेगा। जिसके पास जितनी मालकियत होगी वो उतना उसको मुनाफा मिलेगा। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। बट इसमें सिर्फ एक चीज है कि लोगों की दखल अंदाजी नहीं होगी काम में दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे ज्यादा, कि मिट्ठू को बोलने की यार ऐसा है ना कि आज तू जलेबी ना बना, आज तू रबड़ी बना दे अकेली। ये काम नहीं होगा, वो काम मिट्ठू ही करेगा। लोगों के पास इतनी ज्यादा मालकियत भी नहीं आई। एक बंदा है मान लो, अब इसने शेयर्स ही बहुत ज्यादा अमाउंट में दे रखे होंगे। सपोज इसने क्या करा, अपने कंपनी का 5% हिस्सा डाइल्यूट करा। मान लो 5% हिस्से में मान लो 10 लाख शेयर आ गए। ठीक है, 10 लाख शेयर। अब 10 लाख शेयर लोगों के पास कितने होंगे? मान लो किसी के पास हो गए 20 शेयर, किसी के पास 50 शेयर, किसी के पास 100 शेयर। तो भाई साहब अगर आप प्रतिशत में देखो तो इंडिविजुअल की मालकियत तो बड़ी कम है ना। 5% मालकियत उसके पास है जिसके पास 10 लाख शेयर होंगे। तो भाई जिसके पास शेयर ही 20 है तो वो क्या कितनी की मालकियत रही? 0.000% में उसकी मालकियत रही। तो इतनी मालकियत लेके कोई काम में दखलंदाजी कर नहीं सकता। ठीक है, मिट्ठू को पैसा मिल गया, जितना पैसा उसने चाहिए था उसको हम बोलेंगे इशू साइज या आईपीओ रेज्ड कैपिटल भी हम बोल सकते हैं। बदले में उसने अपनी कुछ मालकियत दी। अब उसने मालकियत ही इतने ज्यादा शेयर में दे दी है कि इंडिविजुअल बंदे को मालकियत, उसकी इंडिविजुअल बंदे की मालकियत कम ही रहती है, उस वजह से उसकी दखलंदाजी भी कम ही रहती है। ठीक है, जितना किसी के पास हिस्सा होगा उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, अब मिट्ठू के सारे जितने शेयर्स वो चाहता था वो उसने लोगों में बांट दिए। ये सारे शेयर भाई साहब, ये सारे लोग बन गए शेयर होल्डर्स। ये मिट्ठू की दुकान के बन गए शेयर होल्डर्स, एक तरह से मालिक। इन्होंने ये बोला मिट्ठू को, भाई कल को तू फायदा कमाएगा तो हमें दे दियो, नुकसान होगा तो वो भी हमारा ही है एक तरह से, क्योंकि हम भी मालिक हैं एक तरह से। हम भी मालिक हैं तो नुकसान भी मालिक का, फायदा भी मालिक का। तो ये सारे लोग अब मिट्ठू के बन गए शेयर होल्डर्स। देखो मिट्ठू का चेहरा देखो, ये मिट्ठू खुश हो गया कि भाई काम में कंट्रोल तो मेरा रहेगा और जितना पैसा मैंने चाहिए था मुझे वो भी मिल गया और मेरा काम चल गया। ये लोग भी खुश हैं, लोगों को ये पता है कि भाई मिट्ठू काफ़ी धमाकेदार काम करने वाला है, इसकी दुकान तो बहुत बढ़िया चलती है, तो कल को ये प्रॉफिट में होगा तो हमें भी कुछ मिलेगा। तो ये है दोस्तों आईपीओ का फंडा। आईपीओ में मैं एक बार सब कुछ समराइज कर दूं कि जब भी किसी को पैसा चाहिए होता है वो अपने बिजनेस को कंपनी में तब्दील करता है, मींस छोटे छोटे शेयरों में बांटता है, फिर वो शेयर्स वो लोगों में बांटता है। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, अब मैं आपको आगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जो लेटेस्ट हुआ है, वो है हुंडई कंपनी का। हुंडई कंपनी तो आपको पता ही होगा क्या बनाती है, उनकी कारें आती हैं। ठीक है, इनको भाई साहब थोड़े पैसे की जरूरत थी। कितने पैसे की जरूरत थी? जिसको हम बोलेंगे इशू साइज, जो पहले हमने पढ़ा है, वो है 25,000 करोड़ का।
इनको तकरीबन 25,000 करोड़ की जरूरत थी। ये भी एक तरह से मिट्ठू है ठीक है। अब ये हुंडई मिट्ठू को 25,000 करोड़ चाहिए था, ठीक है। तो इसने क्या फैसला लिया, ये कहता मैं तकरीबन अपनी, देखो इसकी कंपनी बन रखी है, ये बिजनेस नहीं है, ये कंपनी है, ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। इसने अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा डाइल्यूट करा। तो भाई डाइल्यूट करा मींस लोगों को दिया। तो वो कितना दिया, वो दिया 17.5%, ठीक है, 17.5% दिया। अब आप कहोगे सर मुझे ये परसेंटेज में तो समझ नहीं आ रहा, अब ये समझा दो कि कितने शेयर्स इसने लोगों को दिए। तो भाई साहब मैं वो आपको शेयर बता दूं, इसने तकरीबन 14 करोड़ शेयर लोगों को दिए, ठीक है। अब लोगों को ये पता था कि यार ये हुंडई है बड़ी धमाकेदार, इसको पैसा चाहिए, कल को ये और प्लांट लगाएगी तो ये कंपनी तो प्रॉफिट में ही रहने वाली है, तो क्यों ना इसका भी थोड़ा मालिक बना जाए। मालिक बना जाए मतलब शेयर खरीदे जाए, ठीक है। देखो लोगों को पहले पता है कि भाई लोगों ने रिसर्च कर रखा है कि ये कंपनी अच्छा काम करने वाली है तो इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो क्यों ना हम इसके मालिक बन जाएं, थोड़ा जितना शेयर होगा उतना मालिक बनेंगे। तो लोगों ने शेयर खरीदने शुरू कर दिए। अब लोगों का हुंडई से इतना का कॉन्फिडेंस था कि हुंडई को चाहिए था 25,000 करोड़, बट हुंडई को तकरीबन मिल गया 27,870 करोड़, जिसको हम बोलेंगे आईपीओ रेज्ड कैपिटल। कि आईपीओ के माध्यम से पैसा मिला कितना, वो है तकरीबन 27,870 करोड़ रुपया हुंडई को मिला। हर एक शेयर का जो दाम था, जो मार्केट के में दाम था, वो बना 1960 रुपये पर शेयर, ठीक है। ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ रहा। ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब यही है कि भाई पैसा मांगा था लोगों से 25,000 करोड़, मिला कितना 27,000 करोड़, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ। ये हुंडई का मैंने आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिया है। तो फ्रेंड्स अब आपको यह समझ आ गया कि कोई भी बिजनेस अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो आईपीओ के माध्यम से पैसा ले सकता है। पर यार ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को पैसा ठगने की आदत भी होती है। मान लो किसी कंपनी के मालिक को पैसे की जरूरत थी, ठीक है, उसने देखा यार आईपीओ वाला फंडा तो बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा स्टेक डाइल्यूट करेंगे तो भर भर के पैसा आएगा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कंपनी के मालिक की नीयत खराब हो, मतलब वो क्या करेगा, वो ये बताएगा कि मैं भाई फलाने फलाने प्लांट्स लगाऊंगा, मैं अपनी ब्रांचेस एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, मैं बहुत कुछ करूंगा, लोगों को ये बताएगा, जबकि अंदर की इंटेंशन उसकी कुछ नहीं है, अंदर की इंटेंशन नहीं है उसकी काम करने की। तो ये भी हो सकता है। तो मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल बताऊंगा जो कि लेटेस्ट हुआ है। मतलब मैं आपको इस एग्जांपल के माध्यम से ये बताऊंगा कि कुछ आईपीओ ओवर हाइप्ड होते हैं। ओवर हाइप्ड का मतलब बड़ा कुछ न्यूज में चल रहा होता है, ठीक है, कि भाई ये कंपनी तो धमाकेदार एंट्री करने वाली है, ये कंपनी तो भाई ये तो बस छाई हुई कंपनी है, इसको ये पैसे मिल गए तो ये पता नहीं क्या कर देगी, ठीक है। मैं आपको आगे ऐसी एग्जांपल दूंगा। अभी ये रिलायंस पावर की एग्जांपल है, ठीक है। रिलायंस पावर 2008 में रिलायंस पावर 2008 में आईपीओ लेके आया। ये उस टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ था, ठीक है। अब इन्होंने बहुत लोगों को बहुत कुछ बोला कि भाई हम क्या क्या करेंगे, हम पावर प्लांट लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तो बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है, हर जगह पे देखो एसी चल रहे हैं, मशीनें लग रही हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है वो धमाकेदार एंट्री होने वाली है उसकी, ठीक है। बड़ी हाइप क्रिएट हुई, हर एक टीवी न्यूज में, अखबारों में रिलायंस पावर का आईपीओ की खबरें आने लग गई, ठीक है। अब आईपीओ के माध्यम से इन्होंने तकरीबन 11,000 करोड़ रुपया लोगों से लिया, 11,000 करोड़ रुपया। अब देखो मैंने आपको पहले समझाया है,
ये आ गया आईपीओ रेज्ड कैपिटल, ठीक है, 11,560 करोड़ आईपीओ रेज्ड कैपिटल आ गई कि भाई तो कुछ दिया भी तो होगा। वो क्या दिया होगा? कुछ स्टेक डाइल्यूट करा होगा, जिसको हम स्टेक डाइल्यूशन बोलते हैं। तो वो कितनी करी? वो तकरीबन 10% करी, ठीक है। पर मैंने क्या आपको बोला कि कई बार दिमाग में ये ख्याल आ गए कि भाई पैसा ले लेते हैं पर पैसा खर्चना नहीं है वहां पे जहां लोगों को बोला है, ठीक है, कि जो पावर प्लांट लगाने के वादे हैं करने वो पूरे नहीं है। तो करना क्या है भाई? अब कंपनियों पे कर्जा भी तो बहुत होता है, कंपनियों की देनदारियां बहुत होती हैं। तो इस पैसे से ये जो तकरीबन पैसा 11,560 करोड़ रुपया कमाया गया, इस पैसे से रिलायंस पावर ने पुराने लोन चुका दिए। वो कहते लोन चुकाओ। अब देखो भाई साहब, जैसे लोगों को ये पता लगा कि भाई ये तो पावर प्लांट जो लगाने थे उसका वादा तो भाई अधूरा रह गया, तो जो शेयर है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो धड़ाधड़ वो नीचे गिरा। वो इतना के नीचे गिरा, वो तकरीबन 450 से शुरू होके वो 81 तक को उसने टच करा। तकरीबन 80-90% तक वो नीचे गिरा। ये आप देख सकते हो लोग। मतलब ये मैं इस एग्जांपल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि आईपीओज में भी ये काम होते हैं। तो भाई साहब, आपने ये नहीं है कि आपको लगेगा कि किसी कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया ही होगा। और स्क्रीन पे ये जो आप देख रहे हो ना कि ये जो आग लगी हुई है, ये आग लगी है भाई साहब इन्वेस्टर्स के पैसे को। रिलायंस पावर को तो 11,560 करोड़ मिल ही गया, बट जिन इन्वेस्टर बेचारों ने 450 पे खरीदा था एक शेयर, वो 81 पे आ गया। मान लो किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होंगे तो भाई साहब वो तो 82% नीचे आ गया, वो तो हार्डली 10-12 हजार पे पहुंच गया। तो ये जो आग आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये उस इन्वेस्टर के पैसे को आग लगी है, ठीक है। और वो इन्वेस्टर कौन से होते हैं वो मैं आपको मैंने बताया ही था। ये इन्वेस्टर ये स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाए गए हैं, ये वही इन्वेस्टर हैं जिनको टिप्स चाहिए। ये देखो ऊपर, ये टिप्स वाले हैं जो हमने पहले स्टडी करा है। किसी को न्यूज़ में टिप्स चाहिए, किसी को ये भाई साहब जो फ़ोन पे बता रहे हैं कि भाई ये आईपीओ आने वाला है, हम तो बड़े बड़े रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, ये उनको हैं। ये कुछ नीचे देखिए, ये टेलीग्राम पे टिप्स वाले हैं, ये कुछ न्यूज़ बेस वाले हैं। मतलब ये लोग जो तुक्के से ट्रेड करने वाले हैं, ये आग उनके पैसे को लगी है जो आपको दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहां तक मैं आपको बेसिक्स के बारे में कुछ समझाया। आगे हम अब डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन क्या है। जब भी स्टॉक मार्केट आपके माइंड में आता होगा, आपको यह लगता होगा कि यह कोई मार्केट है। जैसे कि स्क्रीन पर आपको एक कार मार्केट दिख रही है, मतलब कि ये ऐसा कोई बाजार होगा, ये कार मार्केट जैसे, कि जहां पे कारों की खरीद और बेच की जाती है। मतलब ये फिजिकल रूप में आपको कार मार्केट जैसे दिख रही है। ऐसा ही कुछ आप स्टॉक मार्केट के बारे में भी सोचते होंगे। या एक और मार्केट मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, ये वेजिटेबल मार्केट है। यहां पे सब्जियों की खरीद बेच होती है। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपको आपका बच्चा बोले कि हमें ये मार्केट ले जाओ, भाई कार मार्केट ले जाओ, वेजिटेबल मार्केट ले जाओ, तो आप उसको फिजिकली लेकर जा सकते हो। बट ये केस स्टॉक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी खरीद और बेच होगा, वो स्टॉक्स का होगा, स्टॉक्स यानी कि शेयर्स का। पर ये कोई फिजिकल रूप में आप अपने किसी को दिखा नहीं पाओगे। मान लीजिए आपका बच्चा आपके बोले कि पापा मुझे स्टॉक मार्केट ले चलो, तो ये कार मार्केट और वेजिटेबल मार्केट की तरह आप उसको कहीं लेकर नहीं जा पाओगे। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट भाई साहब एक प्लेटफॉर्म है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो आपको दिया गया है शेयर्स की खरीद और बेच करने के लिए। ये फिजिकल रूप में आप कहीं आपको दिखेगा नहीं। फिजिकल रूप में देखो, आप एक्सचेंज देख सकते हो, आप आरओसी का डिपार्टमेंट देख सकते हो, बट सेबी का ऑफिस देख सकते हो, बट स्टॉक मार्केट कहाँ है? जैसे सब्जी बाजार आपको दिख रहा है, कार बाजार आपको दिख रहा है, बट स्टॉक बाजार कहां पे है? वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसमें खरीद और बेच होने वाली चीजें हैं, दैट इज स्टॉक शेयर्स, वो
फिजिकल रूप में कहीं है नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, वो हमारे अकाउंट में रहते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे वो आपके अकाउंट में रहेंगे, आपको कहीं दिखेंगे नहीं फिजिकल रूप में। इसी वजह से ये मार्केट भी आपको फिजिकल रूप में दिखेगी नहीं। ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करा गया है शेयर्स की खरीद और बेच करने के लिए। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में एडवांटेजेस क्या क्या हैं। मतलब अगर हम शेयर होल्डर बनते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो आता है वो है डिविडेंड का। डिविडेंड क्या है जी? जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं। कितने प्रतिशत के मालिक बनते हैं? उतने ही जितने प्रतिशत के हमने शेयर खरीदे हैं। तो डिविडेंड क्या होगा? साल के एंड में जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो जाहिर सी बात है आप इसीलिए बीच में आए हो कि आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चाहिए, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको दे सकती है। मेरी बात पे फोकस करना, जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको देगी ही देगी या आपका राइट है ही है। कंपनी चाहे तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साल के एंड में आपको दे सकती है। जो वो हिस्सा देगी अपने प्रॉफिट का उसको बोलेंगे अपन डिविडेंड। ये मैं एक बार फिर से बोल दूं, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। कंपनी की मर्जी है। मान लीजिए उसको प्रॉफिट हुआ है 1000 करोड़ का, वो कहती है कि मैंने डिविडेंड नहीं देना, मैंने ये 1000 करोड़ रुपया फर्दर इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो वो कर सकती है। आप उसको ये नहीं बोलोगे कि भाई तुमने इस बार मुझे डिविडेंड क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो अब जो कंपनी डिविडेंड देती है, देखो यहां पे बात आती है फेस वैल्यू की। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी, किसी भी शेयर की फेस वैल्यू होती है 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। जब भी डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। मान लो 50% होगा फेस वैल्यू का, 20% होगा, 30% होगा, बट वो फेस वैल्यू की कुछ परसेंटेज होगी। ठीक है, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, तो हो सकता है कि वो 50% ऑफ द फेस वैल्यू हो, मींस वो 5 रुपए का होगा। ठीक है, अब देखो रिसेंटली कुछ कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस करे हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक डी-मार्ट है। डी-मार्ट कंपनी ने हाल ही में 2024 में 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है। ठीक है, वैसे एक और कंपनी है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, श्री सीमेंट। इन्होंने 50 रुपए पर शेयर का डिविडेंड 2025 में दिया है। अब भाई साहब आपको एक बात लग रहा होगा कि यार ये क्या 5 रुपए का डिविडेंड, 50 रुपए का डिविडेंड, तो इतने डिविडेंड से होता क्या होगा। ठीक है, ये तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमें स्टॉक मार्केट में आने का फायदा नहीं हुआ। पर भाई साहब ये एक शेयर के ऊपर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आर के दमानी साहब के पास 44 करोड़ डी-मार्ट के शेयर हैं। उनके पास 44 करोड़ डी-मार्ट के शेयर हैं। एक शेयर के ऊपर 5 रुपए मिला, तो कुल मिला के कितना बन गया जी उनके पास? 220 करोड़। 220 करोड़ तो उन्होंने डिविडेंड ले लिया डी-मार्ट से। और 220 करोड़ आप ये जान सकते हैं कि मिडिल क्लास बंदे के लिए कमाना पूरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, जितना कि उन्होंने डिविडेंड ले लिया। अभी वो मालिक बन रखे हैं, इतना तो उनको फ्री फंड में मिल गया पैसा। वैसे आगे एग्जांपल देखिए, मिस्टर बीजी बंगूर, इनके पास श्री सीमेंट के 2.06 करोड़ शेयर्स हैं। 50 रुपए पर शेयर इनको डिविडेंड मिला, तो भाई साहब इनकी कमाई देख लो आप, जो इन्होंने ऊपर ऊपर से ही कमा लिया 103 करोड़ रुपया। मतलब ये डिविडेंड को आप हल्के में मत लें, जितने शेयर्स आपके पास ज्यादा होंगे उतना डिविडेंड आपका बढ़ता जाएगा। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी है। ठीक है जी, एक हो गया बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक मार्केट, डिविडेंड। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एडवांटेज है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? मान लो आज आप कोई शेयर खरीदते हो जो कि 100 रुपए का है। ठीक है, आपकी उम्मीद क्या है, आप चाहते क्या हो इससे? आप हमेशा ये चाहो, आप देखो आपको कंपनी का मालिक नहीं बनना। ठीक है, आपको क्या मतलब है, कंपनी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आपको कंपनी का मालिक नहीं बनना,
कंपनी का मालिक नहीं बनना। ठीक है, आप उनका मालिक बनने के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं आए। आपकी मंशा क्या है? आप ये चाहोगे कि मैं जो भाई मैंने 100 रुपए का जो शेयर खरीदा है ये कल को 200 रुपए का 200 का हो जाए, मीन्स ये 100% बढ़ जाए। अगर मैं लाख लगाऊं तो मुझे 2 लाख मेरे बन जाए, आप यही चाहोगे। इसी को हम बोलेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, कि जो शेयर कल को मेरा बढ़ जाए। ठीक है, तो एक एडवांटेज स्टॉक मार्केट में ये भी है कि ये जो आपका पैसा है ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स का भाई साहब साल 2000 में शेयर की वैल्यू 20 रुपए थी। उस टाइम किसी ने एशियन पेंट्स में अगर 1 लाख रुपया लगाया होता, साल 2000 की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसका 1.16 करोड़ बन गया होता। मतलब 1 लाख रुपया एशियन पेंट्स में अगर किसी ने लगाया होता 2000 में तो आज वो 1 करोड़ से भी ज्यादा का बन चुका होता। क्यों भाई साहब? तब शेयर की वैल्यू थी 20 रुपए, आज शेयर की वैल्यू है 2323 रुपए तक पहुंच चुकी है। ये एडवांटेज है कैपिटल एप्रिसिएशन। लाख का करोड़ कोई एफडी, कोई स्कीम आपको ये बना के नहीं दे सकती जो आपको स्टॉक मार्केट ने दे दिया। नेक्स्ट हम बेनिफिट देखते हैं स्टॉक मार्केट में आने का, वो है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स क्या है? जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप मालिक बन जाते हो उतने प्रतिशत के जितने आपने शेयर खरीदे हैं। अब उतने प्रतिशत की ही आपको वोटिंग पावर भी मिलती है। वोटिंग पावर में क्या है? जब भी कोई कंपनी ने महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, फैसले कौन से होंगे? उन्होंने अपना सीईओ चुनना है, उन्होंने किसी को अक्वायर करना है, उन्होंने कोई अपने फ्यूचर प्लान्स तैयार करने हैं, उन्होंने ऑडिटर्स चुनने हैं, उन्होंने डिविडेंड देना है। मतलब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई भी फैसला जब भी लेना है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बिना पूछे नहीं ले सकते। ये एक आपको एडवांटेज है। जब भी वो ऐसा कोई चुनाव करेंगे तो आपको पूछा जाएगा, आपकी वोटिंग होगी। जितने प्रतिशत आपके पास शेयर होंगे उतनी ही आपको वोटिंग पावर मिलेगी। तो कहने का मतलब आपका बेसिकली सहयोग रहेगा जो कंपनी के डिसीजंस में। ये भाई साहब जो आपको बीच में दिख रहे हैं ये कंपनी के सीईओ चुने गए हैं। अब ये सीईओ किसी मंत्री ने नहीं लगाए, ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने इनको नॉमिनेट करा है कि भाई इसको बना दो। ये शेयर होल्डर्स के द्वारा ही चुने गए हैं। उनकी वोटिंग हुई, जितनी उनकी वोटिंग पावर थी उसके द्वारा इनको सिलेक्ट करा गया। ठीक है, एक और एडवांटेज अपन डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट में आने का, वो है बोनस शेयर। बोनस शेयर में क्या होता है कि सपोज आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर पड़े हैं, कंपनी बहुत प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहेगी। ठीक है, उनको भी तो कुछ बेनिफिट देगी, वो देगी डिविडेंड। एक डिविडेंड का ऑल्टरनेटिव और भी है, वो है बोनस शेयर। वो कहती है कि जिसके पास मान लो 10 शेयर हैं तो हमने 10 उसको और दे दिए, मतलब अब उसके पास 20 हो गए। कहने का मतलब उसकी शेयर होल्डिंग उसने डबल कर दी। इसको अपन बोलते हैं बोनस शेयर। हाल ही में मैं आपको एक कंपनी है जिसका नाम है कैपिटल ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, इसने बोनस शेयर दिए हैं जी हाल ही में 2024 में। ये कंपनी का नाम है कैपिटल ट्रेड लिंक्स लिमिटेड। इसने अभी बोनस शेयर की घोषणा कर दी है, फरवरी 2024 में इसने दिए थे 1:1 के हिसाब से। जिसके पास एक शेयर है उसको एक फ्री मिला है। अब देखो बेनिफिट कब होगा? जब कल को डिविडेंड अनाउंस होगा तो वो भी तो नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है, तो इसकी डिविडेंड इसका एक तरह से डबल हो गया। ये कंपनी बेनिफिट देती है। तो ये दोस्तों हमने कुछ बेनिफिट्स डिस्कस करें कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के। अब एंड में अपन स्टॉक मार्केट के टाइप्स डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहला होगा प्राइमरी मार्केट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्राइमरी मार्केट में क्या है? देखो, इसमें एक चीज श्योर है, जितने मर्जी टाइप्स हो जाएं स्टॉक मार्केट भी, सब
मार्केट्स में खरीद बेच स्टॉक्स की होगी, मींस शेयर्स की होगी, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, जो खरीद बेच है वो डायरेक्ट कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में होगी। जैसे जब मान लो कंपनी आईपीओ लेकर आती है, जब आईपीओ लेकर आती है तो वो अपने शेयर्स बेचती है और खरीदता कौन है, इन्वेस्टर्स। इस टाइप की मार्केट को अपन बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। फिर बात कर दूं, ये आपको फिजिकली कहीं दिखेगी नहीं मार्केट, जैसे कार बाजार दिखता है, सब्जी बाजार दिखता है, वैसे आप ये नहीं बोलेगे कि आपका बच्चा बोले कि मुझे प्राइमरी मार्केट में ले चलो, भाई कहीं दिखने वाली नहीं है। ये एक जस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा, जो सेलर है मींस बेचने वाला कौन है, कंपनी खुद, खरीदने वाला कौन है, इन्वेस्टर। इस टाइप की मार्केट को बोलेंगे अपन प्राइमरी मार्केट। एक दूसरी मार्केट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में अब कंपनी का रोल नहीं है, कंपनी ने अपने शेयर्स बेच दिए, स्टेक्स डाइल्यूट कर दिया। सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब आपस में खरीद बेच करेंगे। मान लो मैंने शेयर्स रिलायंस के लिए रखे हैं, आज मैं बेचना चाहता हूं तो मैं सीधा कंपनी में नहीं बेचूंगा, मैं किसी और बायर को बेचूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं करूंगा कि भाई कंपनी को बोलूंगा कि भाई अब अपने शेयर वापस ले लो, मैं दे रहा हूं किसी और बायर को। तो इस तरह की मार्केट को अपन बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में बायर और सेलर्स इन्वेस्टर्स ही होते हैं खुद। प्राइमरी मार्केट में बायर इन्वेस्टर होगा, सेलर कंपनी खुद होगी। ये दो तरह की भाई साहब स्टॉक मार्केट है। चलिए अब एंड में हम एक बार क्विक समरी कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। फटाफट से क्विक समरी करेंगे। सबसे पहले बिगिनर्स ट्रैप, कि बिगिनर्स को मार्केट में किस तरीके से फंसाया जाता है। टिप्स आती हैं, न्यूज़ आती हैं, सब कुछ आता है बिगिनर्स को फंसाने के लिए। हमने पंप एंड डंप स्कीम पढ़ी, कैसे एकदम से आर्टिफिशियली नकली तौर पे शेयर को पंप किया जाता है, बाद में उसको एकदम से डंप किया जाता है। फिर हमने पढ़ा है कि न्यूज़ के बेस पे भी ट्रेडिंग आती है, कि भाई कोई कंपनी की पॉजिटिव न्यूज़ आई तो हमने खरीदारी शुरू कर दी, नेगेटिव न्यूज़ आई हमने बिकवाली शुरू कर दी। हमने ये भी सीखा कि हमने ऐसा नहीं करना है। फिर हमने सेबी के बारे में पढ़ा कि सेबी क्या है, स्टॉक मार्केट की पुलिस है। जब भी कहीं इलीगल काम होगा शेयर्स के रिलेटेड, सेबी एकदम से उसको पकड़ लेती है। फिर हमने पढ़ा स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या है, ये मार्केट मूवर्स हैं, मार्केट को यही चलाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई कंपनी होगी, ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो करोड़ों अरबों रुपया लगाकर स्टॉक मार्केट में लगाती हैं और मुनाफा कमाती हैं। फिर हमने पढ़ा आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर किसी को पैसा जुटाना है तो वो कैसे आईपीओ के थ्रू पैसा ले सकता है। फिर हमने पढ़ा कंपनी क्या होती है, कि भाई अगर किसी को पैसा चाहिए वो पहले अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करे। वो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा, अपनी एप्लीकेशन देगा, अपनी बिजनेस को 100% बिजनेस को वो शेयर्स में कन्वर्ट करेगा, देन वो कंपनी बन जाएगी। और फिर हमने पढ़ा ऑथराइज्ड शेयर्स एंड शेयर कैपिटल क्या होता है, कि उसको कंपनी बनाते समय ये घोषणा करनी पड़ेगी कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी कंपनी के कितने टुकड़े कर सकता है। फिर हमने पढ़ा, उसको बोलेंगे अपन ऑथराइज्ड शेयर्स। फिर हमने पढ़ा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, कि जितने उसके ऑथराइज्ड शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई जब कर देते हैं फेस वैल्यू के साथ, तो जो पूंजी बन के आती है उसको अपन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होता है, कि जब भी किसी शेयर के ऊपर एक मिनिमम वैल्यू उसकी दर्ज की जाती है उसको अपन फेस वैल्यू बोलते हैं, जो कि आमतौर पर 5, 10, 50 रुपये होती है। फिर हमने पढ़ा इशूड शेयर्स एंड शेयर कैपिटल क्या होता है। इशूड शेयर्स एंड इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कंपनी अपने कितने शेयर्स लोगों को देती है उसको बोलेंगे इशूड शेयर्स। फिर उस इशूड शेयर कैपिटल भी वही आ जाएगा, जितने शेयर्स इशू करें मल्टीप्लाई बाय इट्स फेस वैल्यू, वो इशूड शेयर कैपिटल हो गया। फिर हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी, बीएससी, इनके काम क्या हैं। ये क्या करती हैं, जब कंपनी बन गई बंदा अपना आवेदन देगा उसके बाद एनएससी को कि भाई मेरी कंपनी को लिस्ट करा जाए क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, आईपीओ के माध्यम से फिर ये पैसा लेता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इशू साइज क्या होता है। इशू साइज मीन्स एक बंदे को कितने पैसे की ज़रूरत है, वो अपने स्टेक्स डाइल्यूट करता है फिर उतना पैसा लेता है। ये हमने पढ़ा, स्टेक डाइल्यूशन भी हमने पढ़ लिया। फिर अपन ने पढ़ा पेड अप कैपिटल क्या होता है। पेड अप कैपिटल क्या है, कि जितना कंपनी ने पैसा फिर आईपीओ के माध्यम से लोगों से लिया उसको अपन बोलते हैं पेड अप कैपिटल्स। फिर हमने पढ़ा फेक आईपीओज। हमने एक एग्जांपल देखा रिलायंस का,
जिसमें फेक आईपीओस भी आते हैं, कि मतलब आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाया जाता है, लोगों को एक हाइप क्रिएट करी जाती है, पर जिस मकसद से वो पैसा लिया है वो मकसद कामयाब नहीं होता। वो फेक आईपीओस की हमने एग्जांपल भी दी। फिर अंबर ने एंड में स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन पढ़ी कि वो है मार्केट है क्या, ठीक है, कैसे वो एक फिजिकल मार्केट से अलग है, कैसे अपन उस मार्केट को नहीं देख सकते रियलिटी में। फिर हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, वो भी देखा। फिर हमने एंड में देखा कि शेयर होल्डर्स की एडवांटेज क्या है, मींस अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा। फिर हमने एंड में वो भी पढ़ा, जिसमें क्या था, कैपिटल एप्रिसिएशन था, उसको डिविडेंड मिलता है, बोनस शेयर्स होते हैं, वो फिर उसको वोटिंग पावर होती है उसके पास, वो सब हमने पढ़ा। तो सर ये सारा आज का जो लेक्चर था ये था बिगनर्स के लिए, ठीक है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, कोई ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं करा, ठीक है। तो अब एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। कल को आप क्या चीज़ और चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं, और याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले।